आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। अगर आपको भी अमीर बनने का शौक है तो आप सोते समय यह चीज रख लेना अपने ताकियों के नीचे, आपकी किस्मत खुल जाए। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सोते समय तकिया के नीचे रखें ये 5 चीजें, खुल जाएंगे किस्मत के दरवाजे। अगर आप घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं और आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहती हैं, तो आप सोते समय इन बातों का ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जिसका हमारे जीवन पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार ज्योतिष में यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च होती है। सोते समय व्यक्ति का शरीर कई मानसिक और शारीरिक स्थितियों से गुजरता है और नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी असरदार वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिन्हें सोते समय तकिए के नीचे रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। ऐसा माना जाता है कि सिर के नीचे रखा जाने वाला तकिया आपको रातों रात मालामाल बना सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती धिया से जानें उन विशेष चीजों के बारे में जो सोते समय यदि तकिए के नीचे रखी जाएंगी तो धन की वर्षा होने लगेगी। पहला, मोर पंख को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इसे घर में रखने से व्यक्ति को कई तरह के आर्थिक लाभ होते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोते समय तकिए के नीचे मोर पंख रखते हैं तो जीवन में धन धान्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। सुबह उठकर आप तकिए के नीचे रखे मोर पंख के दर्शन जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। दूसरा, तुलसी के पत्ते। हिंदू धर्म में तुलसी के पत्तों को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और इनका इस्तेमाल कई औषधियों के रूप में भी होता है। ज्योतिष की माने तो अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपका मन सभी कामों में लगता है। सुबह उठकर आप यदि ये तुलसी के पत्ते खा लेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा और धन में भी वृद्धि होगी। लेकिन कभी भी आपको सूर्यास्त के बाद तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तीसरा, लहसुन की एक कली। धन लाभ के लिए लोग कई तरह के उपाय आजमाते हैं। जितनी जल्दी पैसा हाथ में आता है उतनी ही जल्दी पैसा चला भी जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप सोते समय यदि अपने तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रखेंगी तो ये सौभाग्य का प्रतीक बन सकता है। ज्योतिष के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन में भी वृद्धि होती है। चौथा, 1 रुपए का सिक्का। सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 का सिक्का रखने से आपको धन धान्य की असीम कृपा होगी। सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखें और सुबह उठकर वह सिक्का किसी गरीब को दें। सोते समय यह सिक्का रखने से धीरे धीरे धन की समस्या खत्म हो जाती है और आपको जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 5वां, हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह का कारक मानी जाती है। इसे भाग्य, मान सम्मान, धन, वैभव, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो सोते समय अपने तकिए के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांध कर सोएं। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह शुभ फल देता है और आपके लिए नौकरी के योग बनाने के साथ धन धान्य में वृद्धि भी होती है। इससे अगर आपके घर में कोई फर्क नहीं पड़ा तो दूसरा उपाय है हमारे पास। इस वीडियो को जरूर देखें। शिव पुराण में गरीबी दूर करने के उपाय आप भी देख सकते हैं। आजमाकर। शिव पुराण में भगवान शिव से जुड़े कई रहस्य और उनके जीवन के बारे में बताया गया है। साथ ही शिव पुराण में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनको आजमाने से व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं से राहत मिल सकती है।
सावन के महीने में इन उपायों को आजमाने से व्यक्ति को कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव से जुड़े कई राज शिव पुराण में बताए गए हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट खत्म हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है तो उन्हें सावन के महीने में कुछ आसान उपाय करने से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं धन प्राप्ति के लिए शिव पुराण में बताए गए कुछ आसान उपाय। ऐसी मान्यता है कि हरसिंगार का फूल समुद्र मंथन का दौरान उत्पन्न हुआ था, तब यह देवताओं को मिला था। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा में हरसिंगार के फूल का इस्तेमाल करना बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। हरसिंगार या पारिजात के फूलों से शिवजी की पूजा करने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। शिव पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो सावन के महीने में भगवान शिवजी को 1 लाख बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति की चाहत पूरी होती है। ऐसे शिव भक्त को संसार के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि अगर व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है तो शिव को अटूट कच्चा चावल यानी अक्षत नियमित चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। बस ख्याल रखें कि चावल टूटा नहीं होना चाहिए। मूंग दाल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव पुराण में बताया गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक मूंग से करना चाहिए। इसके लिए मूंग को रात के समय पानी में भिगो दें। इसके बाद अगले दिन भगवान शिव पर ले जाकर इसे अर्पित कर दें। ऐसा करने से व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है। घी से करें शिवलिंग का अभिषेक। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक घी से करता है तो ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहा है तो उन्हें घी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान और सेहतमंद होकर तमाम सुख को प्राप्त करता है। और भी उपाय हैं हमारे पास, इसे जरूर देखें। इसे देखने के बाद शायद आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाए। कहते हैं कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। आर्थिक असमानता की समस्या व समाधान। असमान वितरण को दूर करने के लिए सरकार को बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी को दूर करना, करों की चोरी को रोकना, धनी वर्ग पर प्रगतिशील कर, संपदा कर, बजट को मध्यम वर्ग के अनुकूल बनाना, महंगाई पर नियंत्रण, कृषि श्रमिकों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी उत्पादकता के अनुसार मजदूरी दिलवाना, श्रमिकों के उपभोग की वस्तुओं पर कम अप्रत्यक्ष कर लगाना है। भारत में आर्थिक असमानता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या ने कुछ वर्षों से धनी और निर्धन के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। सरकार और सियासी पार्टियों को इस समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है ताकि संसाधनों और धन का न्यायपूर्ण बंटवारा हो सके। आर्थिक असमानता की समस्या की गंभीरता का पता हमें नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट से चलता है कि देश के 20% धनी लोगों के पास देश की कुल आय का 53.2% हिस्सा है, जबकि नीचे के 40% लोगों के पास कुल आय का 5.3% भाग है। एकाधिकार जांच आयोग के अनुसार देश की 1536 कंपनियां 75 परिवारों के नियंत्रण में हैं। अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश के 10% धनी लोगों के पास देश की दौलत का 54.98% था और नीचे के 50% लोगों के पास 5.65% था। हाल ही में की गई ऑक्सफैम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को देखें तो हमें वर्तमान समय में भारत में आर्थिक विषमता का पता चलता है। भारत की कुल दौलत का 40% हिस्सा 1% लोगों के पास है,
जबकि नीचे की 50% जनता के पास कुल भारतीय दौलत का 3% हिस्सा है। धनी वर्ग ने तो कोविड काल में भी पैसा ही अर्जित किया और अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की रोजी रोटी चली गई और निर्धनता की ओर धकेल दिए गए। इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। आय का असमान वितरण न केवल वर्तमान निर्धनता को प्रकट करता है, बल्कि धनी और निर्धन के बीच के अंतर को भी प्रकट करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस समस्या की गंभीरता को देखकर वर्तमान वित्त मंत्री से आग्रह किया था कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और असमानता बढ़ी है, इसलिए 2023 से 24 के बजट में मध्यम वर्ग को रियायतें दी जाएं ताकि असमानता कम हो सके। जब संसाधनों और धन का न्यायपूर्ण बंटवारा न हो रहा हो तो सरकार और सियासी पार्टियों को इसके समाधान के लिए भारत के संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार देश के आर्थिक नियोजन को मोड़ देकर देश के धनी और गरीब के बीच की खाई को कम करना चाहिए। अनुच्छेद 37, 38, 39 में साफ लिखा है कि लोगों के लिए आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है और भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करना है। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना है। कुछ व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना है। इन निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय के जरिए लागू नहीं करवाया जा सकता, पर यह राजनीतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते हैं ताकि जनता का भला हो सके। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो धन के वितरण को अधिक न्याय संगत बनाने के लिए हमें आर्थिक नियोजन को निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप करना है ताकि मुक्त बाजार व्यवस्था को सामाजिक लाभ के साथ मिश्रित कर सरकार आर्थिक विकास और सामाजिक संतुष्टि के बीच आदर्श संतुलन बनाए। विकास में असमानताएं घटने की बजाय बढ़ ही रही हैं। अगर असमानता बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है। गरीबी का असमानता के साथ साथ बेरोजगारी के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। अगर रोजगार का स्तर बढ़ाएंगे तो गरीबी तथा असमानता दूर की जा सकती है। भारत को लाभजनक कंपनियों को निजी हाथों में न देने की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखना चाहिए। भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ा अब जहां मुश्किल लगता है, पर इस ओर ध्यान देना आवश्यक है ताकि कल्याणकारी कार्यक्रमों से गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े लोगों और साथ में महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक विकास किया जा सके। असमान वितरण को दूर करने के लिए सरकार को बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी को दूर करना, करों की चोरी को रोकना, धनी वर्ग पर प्रगतिशील कर, संपदा कर, बजट को मध्यम वर्ग के अनुकूल बनाना, महंगाई पर नियंत्रण, कृषि श्रमिकों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी उत्पादकता के अनुसार मजदूरी दिलवाना, श्रमिकों के उपभोग की वस्तुओं पर कम अप्रत्यक्ष कर लगाना तथा निर्धन परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाना है ताकि उनकी वास्तविक आय बढ़े और जीवन स्तर ऊंचा हो। प्रभावी राशन प्रणाली को समाज के निर्धन वर्ग के लोगों के लिए लागू करना, कृषि विकास, पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना तथा लाभजनक कंपनियों में विनिवेश को रोकना आदि के द्वारा गरीबी, असमानता तथा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है तथा आर्थिक विकास और सामाजिक संतुष्टि के बीच आदर्श संतुलन बनाया जा सकता है। भारत सरकार ने गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता कम करने के लिए 2023 से 24 के बजट में कृषि, बागवानी, युवाओं, गरीबों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों, मध्यम वर्ग, पारंपरिक कारीगरों, पूंजी व्यय संरचना एवं निवेश में, पर्यटन, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित करना आदि बहुत सी योजनाओं की घोषणा की है।
परंतु इन सभी योजनाओं पर रेगुलर निगरानी, ठीक ढंग से कार्यान्वयन न किया गया तो जो उम्मीदें लगाई गई हैं उन्हें पूरा करना कठिन होगा। इसी तरह हिमाचल के नए बजट में भी मनरेगा दिहाड़ी बढ़ाकर व कई अन्य उपाय करके आर्थिक असमानता दूर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी किया जाना शेष है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह नहीं पता कि हफ्ते के 7 दिन क्या करना चाहिए तो हमारे चैनल आजाद स्टोरी पर जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।